बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान को बरी करने का फ़ैसला सुना दिया गया है। मामला क्या है, कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने बड़ी ट्वीट कर दी है, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। दूसरे नंबर पर ना सिर्फ कप्तान बल्कि कप्तान के खिलाड़ियों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की रिहाई का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। कौन से अहम रहनुमा हैं जिनको रिहा किया जा रहा है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। नया फार्मूला तय कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये नया फार्मूला क्या होगा, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी बल्ले के निशान के मामले पर एक अहम और बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से जो बड़ी खबर है, अहम मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर पंचोता साहब, जो कि इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमात में मुआवनत कर रहे हैं, इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं। एक बड़ी ट्वीट उनकी जानिब से की गई है और उसमें उन्होंने लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दरख्वास्त पर इमरान खान साहब को 25 मई 2022 लॉन्ग मार्च के एक मुकदमे में अदालत ने बरी कर दिया है। इंशाल्लाह हर मुकदमे में खान सुरखरू होंगे। तो वैसे तो ओवरऑल इमरान खान साहब के ऊपर कोई 200 के करीब जो मुकदमात हैं वो दर्ज हैं, लेकिन ये कुछ अहम मुकदमात थे जिनमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के भी खदशात थे। कुछ में तो इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, लेकिन ये अहम तरीन मुकदमा था 25 मई 2022 वाला लॉन्ग मार्च का मुकदमा था। इसमें इमरान खान साहब को अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है। और ये भी आपको बताता चलूँ, इसी ट्वीट के ऊपर एहतशाम अब्बासी साहब हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से रिप्लाई करते हुए ये लिखा गया है कि इमरान खान साहब को इस मुकदमे में बरी कर दिया गया है, लेकिन ये सिलसिला अब मज़ीद भी आगे चलेगा और मज़ीद मुकदमों में भी इमरान खान साहब सुरखरू होंगे और मज़ीद मुकदमों में भी इमरान खान साहब बरी होंगे। और जो रीज़न है वो यही है कि बोगस मुकदमात हैं जो कि इमरान खान साहब के ऊपर कायम किए गए हैं और बरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान साहब दीगर मुकदमात में भी बरी होंगे। बहरहाल ये अहम मुकदमा था जिसकी कन्फर्मेशन की गई है इमरान खान साहब के वकील की जानिब से। दूसरी तरफ नाज़रीन, ना सिर्फ इमरान खान साहब को अदालत से ये अच्छी खबर मिली है, इस मुकदमे में वो बरी हुए हैं, बल्कि इमरान खान साहब के दो अहम तरीन साथी, एक तो शेर अफजल मरवत जो हैं, इनकी भी रिहाई का हुक्म अदालत ने जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी, जिन्होंने बहुत शुरू में पीटीआई को छोड़ दिया था, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें शायद नहीं मानी, इस वजह से वो दोबारा जेल में हैं। और जेल में फवाद चौधरी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, जो तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला मामला था। फवाद चौधरी की भी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि फवाद चौधरी को खान का खिलाड़ी मैंने अभी भी इस वजह से कहा है क्योंकि इमरान खान साहब जब जेल में मिले फवाद चौधरी को तो उन्होंने हैरानगी से कहा कि फवाद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू है वो भी हुई और इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी के साथ जो गुफ्तगू है वो की। यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि असद उमर जो थे, जब उन्होंने पीटीआई का ओहदा छोड़ा था तो असद उमर से इमरान खान साहब नाराज़ थे और उन्होंने बात नहीं की थी, लेकिन फवाद चौधरी के साथ गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की है। यानी कि फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, जो कि कल खिताब में भी मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बताया कि जो वापस करेंगे पीटीआई में वापसी करेंगे और ऐलान करेंगे, उनके हवाले से केस टू केस फैसला इमरान खान साहब करेंगे। तो फवाद चौधरी के साथ जो रवैया था इमरान खान साहब का, उससे यही है कि फवाद चौधरी साहब की वापसी हो रही है और इसी वजह से फवाद चौधरी साहब शायद जेल में ही हैं। बहरहाल इन दोनों की रिहाई और ज़मानत के जो ऑर्डर्स हैं वो अदालत की जानिब से सामने आ गए हैं। पहले तो आपको जो खबर है वो मैं देता चलूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत के हवाले से। तो ख़बर ये है जी कि लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के भाई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने MPO ऑर्डर को भी गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को श्योरिटी बॉन्ड के बदले रिहा करने का हुक्म दिया है। वाज़ेह रहे कि 14 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में लिया था। ज़राए का कहना था कि शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनकी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ही दायर की गई
और बड़ा एक सवालिया निशान भी उठाया गया और वकला तंजीम की जानिब से एक्शन भी लिया गया और लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले पर पुलिस की पाबंदी भी लगाएगी, क्योंकि शेर अफजल मरवत वहाँ पर वकला के मेहमान थे। तो बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने फर्स्ट डे तो इनको रिहा नहीं किया जब पिटीशन दायर हुई, लेकिन उसके बाद मंडे वाले दिन इनके केस की समाअत रखी गई। आज इनकी केस की समाअत हुई और जो MPO ऑर्डर्स थे उनको गैर कानूनी करार दिया गया और शेर अफजल मरवत को रिहा करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है। 2 लाख के मुचलके हैं, ये मुचलके जमा करवाएंगे, रिहाई की रोपकार जारी होगी, फिर जेल जाया जाएगा और फिर इनको वहाँ से रिहा, जब रोपकार जमा हो जाएंगे तो फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर यह ना हो कि इनके ऊपर भी एक और मुकदमे में इनको गिरफ्तारी इनकी डाल दी जाए या किसी और शहर की पुलिस आकर इनको गिरफ्तार करके ले जाए। खैर अभी तक तो ऐसी कोई तफसीलात इतलात सामने नहीं आई, क्योंकि वकला की एक बड़ी तादाद, अभी की जो लेटेस्ट अपडेट बताऊं तो कोट लखपत जेल जो है वहाँ पर पहुँच चुकी है शेर अफजल मरवत को जेल से रिहा करवाने के लिए। तो बहरहाल ये एक बड़ी रिहाई है और जिस तरह से शेर अफजल मरवत जो हैं वो एक्टिव थे, KP में एक्टिव थे, पंजाब में वो एक्टिव हो रहे थे, तो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी दीगर रहनुमा इनकी तरह इतना एक्टिव नहीं हुआ था और इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक किसी के साथ नहीं निकल रही थी। तो शेर अफजल मरवत की जो रिहाई है वो स्टेज के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट भी थी और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट और एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए भी। बहरहाल शेर अफजल मरवत की रिहाई के जो अहकामात हैं वो अब आ चुके हैं। शेर अफजल मरवत को खैर जब गिरफ़्तार भी किया गया तो काफ़ी जो रद्द अमल था वो वकला की जानिब से भी आया, लेकिन अब इनकी जो गिरफ़्तारी रिहाई है वो हो चुकी है। फिर इसके अलावा इस मामले को एक और तरफ भी मैं जोड़ूंगा कि ये जो MPO के तहत आर्डर इनका ख़िलाफ़ जारी हुआ था और फिर उसके बाद इनकी गिरफ़्तारी हुई थी, तो अब इसी को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एतराज़ के साथ आप जोड़ कर देखें जिसमें उन्होंने कहा था जी कि ब्यूरोक्रेसी से, इंतज़ामिया से जो ROs और DROs हैं वो आप ना लें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। तो जब यही लोग तैनात होंगे इलेक्शन के दौरान ड्यूटीज़ के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या जो रवैया है वो रवा रखा जाएगा, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। बहरहाल फिर इसी के ऊपर वो सारा एक जो मामला था वो चला सुप्रीम कोर्ट में, फिर मामला गया और फिर 8 तारीख को ही इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट है वो हुई। तो बहरहाल ये एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हक़ में एक बड़ा सबूत भी सामने आ गया कि जो उनका मौक़िफ़ था वो कैसे ठीक था और वो चाहते थे कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस हों। दूसरी तरफ नाज़रीन, फवाद चौधरी जो हैं इनको भी ज़मानत मिल चुकी है। फवाद चौधरी की भी ज़मानत का हुक्म आ चुका है। इनके हवाले से भी जो खबर है वो भी आपके साथ पहले मैं शेयर करता चलूँ। तो बेसिकली फवाद चौधरी का ये जो हुक्म है ये रावलपिंडी की अदालत से आया है, क्योंकि फवाद चौधरी की जो गिरफ़्तारी थी वो यहीं से हुई थी और अडयाला जेल में ही वो मौजूद हैं और जो उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी वो पिंडी की ही अदालत में दायर की गई थी। तो पिंडी से फवाद चौधरी की ज़मानत का जो ऑर्डर है अदालत की जानिब से वो भी सामने आ गया है। बहरहाल उनकी भी जो अब रिहाई है वो तभी मुमकिन होगी कि जब वो मुचलके जमा होंगे, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर होता है सारा, रिहाई की रोपकार जारी होती हैं वो जाकर अडयाला जेल दी जाएंगी और फिर उसके बाद उनकी जो ज़मानत है वो होगी, अनलेस कि वो किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना हो, या अगर उन्हें जेल में ही रखना मकसूद हुआ तो फिर किसी भी केस में जो उनकी गिरफ़्तारी है वो जिस तरीके से हमारे सामने एग्जांपल्स आ रही हैं डाल जाएगी और फिर उनको अडयाला जेल ही रखा जाएगा। बहरहाल ये 2 बड़े रिलीफ थे, बल्कि 3 बड़े रिलीफ थे। पहला इमरान खान साहब को जो बरी किया गया और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के 2 अहम जो खिलाड़ी थे उनकी जो रिहाई के और ज़मानत के अहकामात अदालत की जानिब से सामने आए हैं। शेर अफजल मरवत को खैर जो केस था वही सारा ख़त्म कर दिया गया कि वो ऑर्डर्स गैर कानूनी हो गए और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया, लेकिन फवाद चौधरी का यह था कि उन्हें ज़मानत मिली है, केस जो है वो उनके ख़िलाफ़ चल रहा है। बहरहाल फवाद चौधरी को के भी ज़मानत के जो अहकामात हैं वो सामने आ गए हैं। आगे चलते हुए नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ तो मामला कुछ यूँ है कि आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फार्मूला तय कर लिया है कि जो टिकटों की तकसीम होगी वो किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है, ख़ास तौर पर इस तरह से कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर कोई जाकर कासात नामजदगी जमा करवाएगा तो वहाँ पर उसके साथ क्या होता है
कहीं उसको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए या उसके कागजात नामज़दगी मुस्तरद ना कर दिए जाएँ, इन खदशात का इजहार किया जा रहा है। बहरहाल एक फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय किया, आपके सामने रखता हूँ। आम इंतखाबात की तैयारियाँ, तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। जो लोग मुश्किल वक्त में भी पार्टी के साथ रहे हैं इन्हें टिकट दिया जाएगा। जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं इनकी नशिस्तों पर पीटीआई इलेक्टेबल्स या वकला इलेक्शन लड़ेंगे। ये बाबर अवान की जानिब से अहम और बड़ा जो ऐलान है वो किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बल्ले का निशान छिन जाने के खदशे के पेश नज़र भी पीटीआई ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में लाने पर गौर शुरू कर दिया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने कोर कमेटी के अरकान को एतमाद में ले लिया है। इब्तदाई तौर पर केपीके के हर हलके में से 2 उम्मीदवारों को मैदान में लाने के लिए होमवर्क शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया या मोबाइल मैसेज के ज़रिए वोटर को कायल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है जी कि इस वक्त पीटीआई के पास 70% अवाम की अक्सरियत है और बल्ले का निशान उनसे छीनने की कोशिश की गई तो ये 70% अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। तो बहरहाल अगर बल्ले का निशान छिनता है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी, आज़ाद उम्मीदवार होंगे और इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि ये इनके उम्मीदवार हैं, इनको वोट दिया जाए और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये अहम फार्मूला है, ये अहम प्लान बी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय कर लिया है अगर बल्ले का निशान उनके पास नहीं रहता। दूसरी तरफ बल्ले के निशान पर ही आज एक अहम समाअत हुई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो चैलेंज किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये समाअत हुई है और दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुनने के बाद फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महफूज कर लिया गया है और इसमें एक इस्तदा की गई है जो अकबर एस बाबर थे जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी इन इंतखाबात के हवाले से। उन्होंने ये इस्तदा की है जी कि इलेक्शंस को कालअदम करार दिया जाए और दोबारा जो इलेक्शंस हैं वो हों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी निगरानी में ये जो इलेक्शंस हैं वो करवाए। तो माशाल्लाह से जी ये उनकी इस्तदाएँ हैं और बाकी भी पॉलिटिकल जमातें हैं लेकिन उनके इलेक्शंस के हवाले से ना कोई बात कर रहा है और ना ही कोई पूछ रहा है। बहरहाल अली ज़फ़र की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जो दलाइल थे वो अपने दिए गए और इन दोनों दलाइल के बाद इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और अब ये फ़ैसले की जो अनाउंसमेंट है वो बाद में की जाएगी। गैर शरई निकाह केस में भी एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है और इस केस में भी जेल ट्रायल करने का जो फ़ैसला है वो किया गया। आज केस की समाअत हुई तो जो सुप्रीडेंट थे डयाला जेल उन्होंने कहा जी कि वो नहीं इमरान खान साहब को अदालत में पेश कर सकते जैसे दीगर अदालतों में उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट्स और दीगर वजूहात। तो इलेक्शन कमीशन भी जाता है डयाला जेल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत करने के लिए। साइफर केस भी वहीं पर चल रहा है, तोशा खाना वहीं पर चल रहा है और अब ये एक और केस है जी, इसके लिए भी जज साहब जाएंगे डयाला जेल और वहाँ पर अदालत लगेगी और ये गैर शरई निकाह का जो केस है वो भी अब अदालत में ही सुना जाएगा और इसकी अब अगली जो केस की समाअत है वो 22 दिसंबर तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दी गई है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। आखिर में नवाज़ शरीफ के हवाले से एक बड़ी खबर देता चलूँ, उन्होंने एक अहम जो खिताब सा है वो किया है और इस खिताब में वही पुराना रोना धोना उनकी जानिब से किया जा रहा है, नया बयानिया तो बन नहीं रहा। और वैसे भी इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ख़ास तौर पर टिकटों की तकसीम के हवाले से और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, तो नवाज़ शरीफ के साथ आप कहें कि बड़ा हाथ होने जा रहा है क्योंकि दूसरी तरफ वाले अड़ गए हैं और नवाज़ शरीफ अपनी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नवाज़ शरीफ की नहीं सुनी जा रही। बहरहाल इनके इस बयान से आप अंदाज़ा कर पाएंगे कि इस वक्त क्या जो सिचुएशन है वो नवाज़ शरीफ के साथ बीत रही है। हालांकि सारी इस वक्त आप सहूलतकारी कहें या जो भी कहें वो इस वक्त नवाज़ शरीफ के हक़ में ही हो रही है। बहरहाल हमें नज़र खा गई, शायद हम खुद से भी मुखलिस नहीं, नवाज़ शरीफ का ये कहना था। नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, खामोशी से बर्दाश्त कर जाते हैं। सुबह का वज़ीर-ए-आज़म शाम को हाई जैकर बना दिया। वहमो गुमान में नहीं था कि 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया जाएगा, ये नवाज़ शरीफ ने कहा है। इसके अलावा नवाज़ शरीफ ने यह भी कहा है जी कि कानून और आइन में गुंजाइश ना होने पर मुझे फारिग किया गया। पाकिस्तान सियासी इक़्तिसादी तौर पर मजबूत था, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ आए, 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, बिजली और पानी सब कुछ था, मुल्क में
सी पैक आ रहा था और पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था। गरीबों के घर आबाद थे, यहाँ बच्चे स्कूल जाते थे, हर साल लाखों लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था और मुल्क तरक्की की दौड़ में आगे भाग रहा था। खिते के दीगर ममालिक हमसे पीछे थे। हमने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन आज मुल्क में सब कुछ रिवर्स हो गया। पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले 10 ममालिक में शामिल हैं। हमें नज़र खा गई और शायद हम खुद भी अपने आप से मुखलिस नहीं हैं। तो वही पुरानी बातें हैं जी नवाज शरीफ की, और ये बातें इस वजह से हैं क्योंकि नया इनके पास कुछ है नहीं जो इसको ये अवाम के सामने रखें और उनको कायल कर सकें। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।